ये कार्रवाई जो है तमाम बैनुल अक़वामी उसूलों के ख़िलाफ़ है। ये इस किस्म की कार्रवाइयाँ मसाइल का हल नहीं है। तो आपको क्लियर नजर आ रहा है कि ये मुश्किल, इनके लिए मुश्किलात पैदा हो गई हैं। और बड़ी खबर ये है कि जनाब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से मुतल्लिका 15 ममालिक में इस तंजीम ने, जो कि एक ग्रुप है, एक तंजीम नहीं है, मुख्तलिफ तंजीमों का एक ग्रुप है, उन्होंने मैग्निट्स्की सैंक्शंस की दरखास्तें आसिम मुनीर साहब से मुतल्लिका 15 ममालिक में फाइल की गई है। आलमी ताकतों ने ऐसा कुड़की में फंसाया ना आसिम मुनीर को, यकीन माने आपको अंदाजा नहीं है जो हम ये बात कर रहे हैं। एक बात कंफर्म है कि जो पाकिस्तान ने निशाना बनाया था वहां पर पाकिस्तानी नेशनैलिटी के लोग मौजूद। इन लोगों पर और इन इदारों पर ग्लोबल मैग्निट्स्की सैंक्शंस। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता हफ्ते एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में पाकिस्तान को दहशतगर्दी का जिम्मेदार करार दिया। Asim Munir is Osama bin Laden in a suit. धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। तो इसमें किसी को इबाम नहीं है कि ये मुहावरा 2 कश्तियों में सवार शख्स के बारे में बोला जाए। जिसके तहत ये पूरा एक डोसियर सबमिट किया गया है इन तमाम ममालिक में इस तंजीम की जानिब से, जो कि इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं। में ये बात तो तय है कि कंफर्म किया है उन्होंने कि पाकिस्तानी जो हैं वो उसमें मारे गए। तो पाकिस्तान की जो जीडीपी है ये रिफ्लेक्शन है उस टेररिज्म का जो उन्होंने दुनिया को एक्सपोर्ट की है। लिहाजा पाकिस्तान अपने हालात का जिम्मेदार दुनिया को ना ठहरा। वो रोजाना भारत से धमकी आ रही है। वो आर्मी चीफ साहब हैं हमारे वहाँ पे, द्विवेदी साहब, वो कहते हैं नहीं छोड़ेंगे नहीं पाकिस्तान, तैयार रहो ऑपरेशन सिंदूर 2.0। ने पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट किया है, लिहाजा ये दुनिया को ब्लेम मत करें अपने हालात का। पाकिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस हैं वो एक इस लेवल पर पहुंच चुके हैं कि इस अब्यूजेस का जो परपेट्रेटर है वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ और अनडिक्लेयर्ड डिक्टेटर आसिम मुनीर साहब। नमस्कार दोस्तों, अब हो सकता है कि आने वाले दिनों में आसिम मुनीर जो है, मतलब कि पाकिस्तान का आर्मी जनरल या फिर कहे कि फील्ड मार्शल आप कह लो, हो सकता है कि आने वाले दिनों में 15 कंट्री ऐसे हो जहां पर उसको जाने की पाबंदी हो, मतलब कि उस पर सैंक्शंस लगाए जाए। अब देखिए, ये पहला ऐसा बंदा होगा पिछले अगर कुछ सालों में देखो जिसने अमेरिका के अंदर ऐसी स्टेटमेंट दी थी कि भाई अगर हमें परेशान किया गया तो हमारे पास न्यूक्लियर हथियार है और हम आधी दुनिया जो है वो बर्बाद करके जा सकते हैं। समझने की कोशिश करिए कि अमेरिका के अंदर जाकर, मतलब ऐसा नहीं कि मैं एक कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो मुझे ऐसा बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं। बस सीधा उसने बोल दिया कि भाई तो जब इस टाइप की आपकी हरकत होगी, उसके आने के बाद इंडिया और पाकिस्तान में 4 दिन का कॉन्फ्लिक्ट चला, उसके आने के बाद अफगानिस्तान के अंदर भी अभी जो पिछले दिनों उन्होंने अफगानिस्तान के अंदर हरकत की थी तो अफगानिस्तान ने रिवर्ट बैक किया था, मतलब हमला कर दिया था और कई सारे पाकिस्तानी सैनिक को ठोका गया। कहने का मतलब ये है कि ये आसिम मुनीर सही मायनों में जिहादी है और इस टाइप के लोग सत्ता में नहीं होने चाहिए। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूले। और बड़ी खबर ये है कि जनाब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से मुतल्लिका 15 ममालिक में इस तंजीम ने, जो कि एक ग्रुप है, एक तंजीम नहीं है, मुख्तलिफ तंजीमों का एक ग्रुप है, उन्होंने मैग्निट्स्की सैंक्शंस की दरखास्तें जो हैं, उस नौयत की जो दरखास्त होती है, क्योंकि ये मैं थोड़े मिनट में आपको बताऊंगा कि मैग्निट्स्की सैंक्शंस होती क्या हैं, लेकिन ये दरख्वास्त आसिम मुनीर साहब से मुतल्लिका 15 ममालिक में फ़ाइल की गई है, जिसके तहत ये पूरा एक डोसियर सबमिट किया गया है इन तमाम ममालिक में इस तंजीम की जानिब से, जो कि इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं, जिनको ये कंसर्न है, जिनका ये कहना है कि पाकिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ हैं वो एक इस लेवल पर पहुंच चुके हैं कि इस अब्यूज़ का जो परपेट्रेटर है वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ और अनडिक्लेयर्ड डिक्टेटर आसिम मुनीर साहब हैं, और उनके ख़िलाफ़ जो है मैग्निट्स्की तर्ज की सैंक्शंस जो हैं वो लगनी चाहिए इन 15 ममालिक में, और यहाँ ये ट्रैवल करते हैं। अब ये मैग्निट्स्की जो सैंक्शंस होती हैं ये दरअसल इसके ऊपर कानून साजी बरतानिया में भी हो चुकी है, अमेरिका में पहले हुई थी और यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में भी है। ये एक एग्जेक्टिव पावर है जिसका अदालती इख्तियार कोई नहीं है, मैं ये बताता चलूँ। ये एक एग्जेक्टिव पावर है जो इन तमाम वेस्टर्न ममालिक की हुकूमतों के पास है, जहाँ पे कोई भी ऐसा केस होगा, कोई भी ऐसा मामला होगा जहाँ पे ग्रॉस मिसकंडक्ट या वायलेशन
होंगी ह्यूमन राइट्स की, तो उस शख्स के ऊपर, चाहे वो किसी मुल्क का सरबराह ही क्यों ना हो, फौजी बंदा क्यों ना हो या प्राइवेट सिटीज़न हो, उसके ऊपर मुख्तलिफ नौइयत की फाइनेंशियल और सफरी पाबंदियाँ जो हैं वो लगाई जा सकती हैं। एसेट फ्रीजिंग हो सकती है, उसके फैमिली मेम्बर्स के ऊपर हो सकती है, उसके एसोसिएट्स के ऊपर हो सकती है। इन शॉर्ट ये एक बड़ी सीरियस एफर्ट है। अब मैंने वो डॉसियर वगैरह तो तफसील से नहीं देखे कि उसके अंदर शवाहिद की और तफसीलात क्या हैं और उसमें कितनी स्ट्रेंथ है, लेकिन ये एक एफ़र्ट है जो इन लोगों की जानिब से की गई है और ये एक बड़ी खबर भी है, क्योंकि इस वक्त मामला कुछ इस किस्म का है, फस्तायत इतनी है कि पाकिस्तान से बाहर भी जो लोग हैं उनको ट्रेस किया जाता है अगर वो इस ज़्यादती के ऊपर आवाज़ उठाते हैं या कोई बात करते हैं। तो लिहाजा किसी भी ग्रुप की जानिब से इस तरह की कोई एफ़र्ट करना जो है वो एक बड़ी खबर ज़रूर है। रोज़ाना भारत से धमकी आ रही है। वो आर्मी चीफ साहब हैं हमारे वहाँ पे, द्विवेदी साहब, वो कहते हैं नहीं छोड़ेंगे नहीं पाकिस्तान, तैयार रहो ऑपरेशन सिंदूर 2.0। और उनके साथ वो विरक साहब भी खड़े हुए थे, फॉर्मर यहाँ पे जो होते थे मिलिट्री अटैची। उनको तो हमने बड़ा समझा के भेजा था कि सर अमन की बात करें, वो जाके उनके साथ फिर लड़ाइयाँ शुरू कर रहे हैं वो भी हमारे साथ। तो मैडम ये क्यों हमले की बातें कर रहे हैं? राजनाथ सिंह ने कह दिया सरक्रीक से कराची पहुंच जाएंगे हम। तो आपको लग रहा है कि दूसरी जंग की तैयारी पकड़ रहे हैं? क्योंकि आर्मी चीफ तो इंडिया का कह रहा है भाई तुम्हें मौका मिलेगा, तैयार रहो, वाहे गुरु की कृपा से, भगवान की जो है वो दया से आपको मिलेगा। अब तो मुझे भी थोड़े थोड़े लफ्ज आ सर आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। यहाँ पे जो इमरान खान कहा करते थे ना, वो मैं आपसे कह रही हूँ, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है सर, अपनी तैयारी मुकम्मल रखें। वो तो अच्छी बात है, बताकर हमला करेंगे। अब पहले तो उन्होंने बिना बताए कर दिया था, लेकिन ये जरूर है कि जाहिर है कि दोनों कंट्रीज में ये कब ऐसा वक्त नहीं आया जब आपको ये लगाओ कि भारत अटैक नहीं करेगा, या कब भारत को ऐसा लगा कि पाकिस्तान की तरफ से कोई गड़बड़ नहीं की जाएगी। दोनों हमेशा से एक दूसरे को यही कहते आए हैं, जब से बना है पाकिस्तान तब से ये सिलसिला है। हम तो हमेशा से हमारी टेक्स्ट बुक्स में भी पढ़ते हैं कि भारत हमारा दुश्मन है और भारत हम पे अटैक करने वाला है, भारत पाकिस्तान को खा जाएगा, और इस किस्म की बातें तो सर हम हमेशा से सुनते आए हैं। 1947 से लेकर आज तक हम उसमें से निकल ही नहीं पाए। तो आज अगर हमें इस किस्म की स्टेटमेंट सुननी पड़ रही है तो उसमें हैरान होने वाली ना तो कोई बात है ना कुछ। हाँ, ये जरूर है कि हमारी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है और हमारी जो फौज है उनको फिर अपनी तैयारी पकड़ लेनी चाहिए, इसलिए कि इनको इसी काम के लिए तो तनख्वाह मिलती है ना, इन्हें सियासत करने के लिए या गवर्नमेंट लाने ले जाने के लिए, गिराने के लिए, या जो पॉलिटिशियंस हैं उनको फांसी देने के लिए, अरेस्ट करने के लिए थोड़ी रखा है पब्लिक ने। जो ये पब्लिक के पैसे से अपना घर चलाते हैं, सैलरीज लेते हैं, तो इसीलिए है ना कि बॉर्डर सेफ रहे। लेकिन बात सबसे बड़ी ये है कि उन्होंने ये तो नहीं कहा कि हम ऐसे ही बैठे बैठे पाकिस्तान पे अटैक कर देंगे। जो स्टेटमेंट्स आई हैं, डेफिनेटली वो स्टेटमेंट्स मैं समझती हूँ नहीं आनी चाहिए थी। और अभी जो कुछ हो रहा है उसके बाद तो लोग यही चाह रहे हैं कि अब थोड़ा सा अमन हो दोनों कंट्रीज के बीच में, और जो लड़ाई झगड़ा होना था हो गया, मैचेस में भी जो होना था हो गया। लेकिन अब ना तो हमारी तरफ से और ना ही भारत की तरफ से ऐसी स्टेटमेंट्स आनी चाहिए। बहुत अफसोसनाक है, लेकिन फिर भी उन्होंने यही कहा है कि अगर कोई किस्म का टेरर अटैक उनकी कंट्री में हुआ तो पाकिस्तान को वो कह रहे हैं कि जी आप तैयारी पकड़ लें। तो इसके लिए आप तैयारी पकड़ लें, और तैयारी पकड़ने में ये भी है कि आप अपनी तरफ से भी देखें कि यहाँ से जो नॉन स्टेट एक्टर्स के नाम पर वहां लोग जाते हैं उनको किस तरह से रोका जा सकता है। क्वार्टर है वहां पे, उसके ऊपर हमला हुआ। कुछ दहशतगर्द जिनका ताल्लुक BLA के साथ है, उन्होंने एक सफेद सुजुकी के अंदर बारूद भरा और बारूद भर के वो FC के हेडक्वार्टर के दरवाजे के ऊपर उन्होंने जाके ब्लास्ट कर दिया। अब हम ब्लास्ट की तस्वीरें नहीं दिखा सकते, लेकिन उससे हाफ सेकंड पहले की एक फुटेज है जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। इसमें आप देखें कि ये एक सड़क है और सड़क के ऊपर एक गाड़ी आगे जा रही है और उसके दरमियान आपको सुजुकी नजर आ रही है। इस सुजुकी के अंदर बारूद है, और जब ये गेट के पास पहुंची तो कुछ मोटरसाइकिल वहां से गुजर रहे हैं और कुछ 2-3 लोग ऐसे हैं जो सड़क की दूसरी साइड से इस साइड पे आ रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको ये लोग नजर आएंगे। अब ये हो सकता है कि ये लोग वो हों जिन्होंने हमला किया है या हमलावर हैं। और अफसोसनाक सानहा हुआ है, क्वेटा शहर को निशाना बनाया गया है, बलूचिस्तान का दारुल हुकूमत,
और यहाँ पर आपको पता है कि किस किस्म की तंजीमें जो हैं सरगर्म हैं। और एक तो बलोच अलहदगी पसंद तंजीमें हैं, BLA है, मजीद ब्रिगेड है, बाकी तंजीमें हैं। यहाँ पे दाइश की भी मौजूदगी है, यहाँ पे TTP की मौजूदगी है, बाकी तंजीमें मौजूद हैं। FC हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया है, बताया गया है ज़रगोन रोड के ऊपर। इस FC हेडक्वार्टर पर पहले खुदकुश बमबार ने बारूद भरी गाड़ी टकराई है और फिर 4 या 5 जो मज़ीद हमला आवर थे उन्होंने इस FC हेडक्वार्टर में दाखिल होने की कोशिश की, जिनको उधर ही फायरिंग करके मार दिया गया है, हलाक कर दिया गया है। और ये बिल्कुल उसी तरीके की वारदात है जिस तरीके से 2 सितंबर को इसी महीने के आगाज़ में हमने बन्नू FC लाइन्स पर हमला देखा था। पहले मेन गेट के साथ जो एक दीवार है उसके साथ एक बारूद भरी गाड़ी टकराई गई और उसके बाद फिर हमने देखा कि मज़ीद हमलावर जो थे वो FC लाइन के अंदर दाखिल हो गए थे। और फिर हमने वहाँ पे देखा कि कई घंटों तक एक तवील मुकाबला हुआ, कोई 12 घंटे वो तवील मुकाबला जो है वो जारी रहा। उसके बाद 4 या 5 जितने भी वो हमलावर थे उनको बन्नू FC लाइन्स के अंदर फिर मार दिया गया था। यहाँ पे स्टोरी थोड़ी मुख्तलिफ इसलिए है कि इस तरह की वारदातें चूँकि बन्नू में पहले भी हुई थी, बन्नू कैंट के ऊपर हमला हुआ था, फिर बन्नू FC लाइन्स के ऊपर हमला हुआ था। तो इस तरह के जो हसास मकामात हैं पूरे पाकिस्तान में, तो वहाँ पर सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई थी। और मिलिटेंट्स की तरफ से ये जो हिकमत अमली है कि पहले एक बारूद भरी गाड़ी टकराना, रास्ता बनाना और फिर मज़ीद हमला आवरों का आकर उस हसास मकाम के अंदर घुस जाना, तो इसी हिकमत अमली को देखते हुए क्वेटा FC का जो हेडक्वार्टर है यहाँ पर कड़ी सख्त किस्म की सिक्योरिटी जो है वो की गई थी और इसका इंतज़ाम किया गया था। इसमें जो अब तक की इतलात हैं 13 इसमें शहादतें हो चुकी हैं। इसमें 13 अफराद जो हैं ये आम शहरी हैं, 2 FC के अहलकार जो हैं ये शहीद हुए हैं और बताया गया है कि 40 अफराद इसमें ज़ख्मी हैं। चूँकि जो CCTV फुटेज आई है, जो मनाजिर इसके सामने आ रहे हैं वीडियोस की सूरत में, तस्वीर की सूरत में, उसमें देखा जा सकता है कि एक मसरूफ़ शाहराह है जहाँ पे आम शहरियों का भी उनकी आमद और रफ्त जारी है। मोटरसाइकिल सवार हैं, आम गाड़ियों में, रक्षों में लोग जो हैं आ रहे हैं जा रहे हैं। और वहाँ पर एक जो गाड़ी है बारूद भरी, कोई सुजुकी पिकअप थी शायद, वो इस FC हेडक्वार्टर के मेन गेट के साथ टकराई गई है। तो ज़ाहिर है कि कितना शदीद नोयत का एक धमाका था जिसमें सड़क पर गुजरते हुए जो आम लोग हैं, गाड़ियों में सवार, पैदल जाने वाले, मोटरसाइकिल पर जाने वाले, वो भी मुताज़िर हुए हैं। और 40 अफराद के बारे में बताया गया है कि वो इस वक्त ज़ख्मी हैं। इनमें कुछ के हवाले से बताया गया है कि वो शदीद ज़ख्मी हैं, उनकी हालत तशवीशनाक है। 2 FC के अहलकार जो हैं ये शहीद हुए हैं। 5 या 6 जो दहशतगर्द हैं उनके हवाले से बताया गया है कि ये हलाक हुए हैं इस वाक़े में। एक तो पहला खुदकुश बमबार जिसने गाड़ी टकराई और उसके बाद 4 या फिर 5 जो हमलावर थे। अभी कंफर्म होना अभी बाकी है, डेवलपिंग स्टोरी है, मज़ीद तफसीलात इसकी आ रही हैं। बहुत सारी ख़बरें जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे चल रही हैं, तो उस हवाले से ये बताया गया है कि हस्पतालों से बहुत सारी मालूमात जो हैं कंफर्म हो सकती हैं। ये जो सूरत हाल है तो ये ज़ाहिर है कि काफ़ी तशवीशनाक है। क्वेटा आपको पता है बलूचिस्तान का दारुल हुकूमत है और बलूचिस्तान के तूल व अर्ज़ में आप देखें मुख्तलिफ़ इलाके जो पाक अफ़गान सरहद के करीब हैं, या फिर वो साउथ बलूचिस्तान हो या फिर नॉर्थ बलूचिस्तान हो, मुख्तलिफ़ यहाँ के जो शहर हैं, जो अज़ला हैं, ये शोर ज़दा हैं। यहाँ पे BLA हो, मजीद ब्रिगेड हो, इनकी कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। यहाँ पे बहुत सारी वारदातें ऐसी हुई हैं कि मुसाफिर बसों से लोगों को उतारा जाता है, उनके शनाख्ती कार्ड चेक किए जाते हैं और इस बुनियाद पर उनको फिर शहीद कर दिया जाता है कि जी उनका ताल्लुक़ एक मखसूस सूबे से, पंजाब से। कोई भी काम करने वाला मजदूर हो, बस उसका कसूर ये होता है कि जी वो फ़लाँ सूबे से ताल्लुक़ रखता है। तो इस किस्म की वारदातें भी हुई हैं। बात दुरुस्त है कि तालिबान की तरफ से रिएक्शन का इम्कान है। सदर ट्रंप ने भारत के लिए एक मस्बत पैगाम दिया है, तो तासुर ये मिल रहा है कि क्या अब इन दोनों ममालिक के माबैन बर्फ पिघल रही है। अब आपने कहा कि 1 या 2 माह तक चीजें सेटल होती दिखाई देंगी। उनके कॉमर्स सेक्रेटरी ये कह रहे हैं कि इंडिया आएगा टेबल पर और सॉरी करेगा। नहीं, इंडिया आएगा, टेबल पे जाएगा, सॉरी नहीं करेगा। ये गलतफहमी है उनकी कि वो सॉरी करेगा।
और ये जो इंडिया के ऊपर एक्स्ट्रा टैरिफ लगे ये भी खत्म होंगे। भारत पर कब्जा करने का सपना साझा करने के कुछ ही घंटों बाद उसने बहुत ही चुपचाप तरीके से पोस्ट को हटा दिया, डिलीट कर दिया। तो अब हम तो बस ये कह सकते हैं कि देखते हैं कि कैसे ये इस मामले से निकलते हैं। अब हम क्या इसको भारत की कामयाब सिफारतकारी समझें या क्या समझें? भारत की कामयाब सफारतकारी से ज्यादा तो सदर ट्रंप की जो पर्सनैलिटी है ये उसकी भी अक्कासी करती है। तो ये ट्रंप साहब को समझ में कि आप इंडिया को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि इंडिया जिधर टिल्ट होगा पावर उधर चली जाएगी। यूनिट सरकार के सलाहकार ने विवादित फिर अब सडनली ऐसा लग रहा है कि मोदी और इनका ब्रेकअप खत्म हो गया है। इमीडिएटली नरेंद्र मोदी की जो ट्वीट आई है लेकिन मैं आपके सेंटिमेंट्स को रेसिप्रोकेट करता हूँ, तो आई एम नॉट श्योर कि इंडिया शुड टेक दैट पर्टिकुलर कमेंट सीरियसली। ट्रंप भी हर 2 दिन के बाद अपनी स्टेटमेंट बदल लेते हैं। आप भरोसा कर सकते हैं ट्रंप पे? इस बात पे तो आपको भरोसा करना पड़ेगा। कारण ये है कि ट्रंप साहब नहीं बोल रहे हैं, ट्रंप साहब को बुलवाया गया है। इससे जो है वो एटमी हथियार जो है वो फैलने का खतरा है और इस वजह से पाकिस्तान की ये 4 कंपनियों के ऊपर पाबंदी लगाई। नमस्कार दोस्तों, अब जिस तरीके से इंडिया जो है वो यूएस के साथ भिड़ गया टैरिफ वाली सिचुएशन को लेकर, इसे एक चीज बहुत ही अजीब तरीके से सामने आ रही है कि दुनिया के कई सारे देश है जो सोचने पर मजबूर है कि क्या हमें भी ऐसा चीज करनी चाहिए, या फिर कई सारे कंट्री जो ऑलरेडी डील कर चुके हैं ये सोचने पर मजबूर है कि क्या हमें ऐसी डील करनी चाहिए थी इंडिया जैसी। मतलब इंडिया जिस तरीके से अभी फिलहाल लड़ रहा है यूएस के साथ, क्या हमें भी ऐसा करना चाहिए था। देखिए, बात यह है कि लंबे समय के लिए जो है वो यूएस इंडिया पर प्रेशराइज्ड नहीं कर सकता, प्रेशर नहीं दे सकता, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। आने वाले दिनों में ये भी होगा कि दोनों कंट्री के बीच में बात भी हो जाएगी। मतलब जो एक्स्ट्रा शर्तें हैं ना यूएस की, वो तो नहीं मानी जाएगी। जैसे पिछले दिनों व्हाइट हाउस में से एक सेंटेंस आया था कि भाई इंडिया सॉरी भी बोलेगा। मतलब ये सारी बातें नहीं होने वाली कभी भी। और ये जो एक्स्ट्रा टैरिफ है ना वो भी सब निकल जाएंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ ट्रंप ये दिखाना चाहते हैं कि भाई देखिए, मैं जिसको प्रेशर करता हूँ वो जो है झुक जाता है और मैं जो है वो यूएस की फेवर में सारे डिसीजंस ले रहा हूँ। देखते आने वाले दिनों में क्या होता है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। आपकी प्रेडिक्शंस कुछ 6 माह में, कुछ 3 माह में, कुछ 1 साल में पूरी होती हैं, लेकिन ये तो 24 घंटे से पहले ही पूरी हो गई, जो आपने बताया कि अमेरिका और इंडिया के ताल्लुकात का मुस्तकबिल क्या है। ये बड़ी हैरान कुन बात है कि हमने फौरन देखा बदलाव रवैये में। आपने कल क्या कहा था प्रेडिक्शन में, पहले वो याद दहानी करवाते हैं। मेरा अपना तजिया ये है कि इंडिया बिल्कुल चाइना के कैंप में नहीं जाएगा। ये डोनाल्ड ट्रंप का कि वो जनाब चाइना के डार्क एरियाज के अंदर इंडिया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। मेरा ये याद रखिएगा, मेरा क्लिप रखिएगा कि ये सूनर और लेटर इंडिया वापस डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के कैंप में वापस एक पांव रखेगा। आपने फिर कहा एक पांव रखेगा वो दोबारा अमेरिकी कैंप में। अब इसके बाद फर्दर आपसे जानना है कि ये हिचकी तातुल के बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को पछतावा हो रहा है या वो दाना डाल रहे हैं कि इंडिया का रिस्पांस चेक करे। व्हाट्स नेक्स्ट? आप सही कह रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ये फजूल सा बयान दिया था जी, और इल्जाम लगा दिया है हिंदुस्तान के ऊपर, इंडिया के ऊपर कि आपकी वजह से ये यूक्रेन का वॉर नहीं खत्म हो रहा और आप इसको हेल्प कर रहे हैं रशिया को। तो मेरा ख्याल है कि इट्स दे बोथ वेंट ओवरबोर्ड। अच्छा, उससे फिर जाहिर है नरेंद्र मोदी ने कोई जवाब तो नहीं दिया, उठ के वो चले गए एससीओ तो जाना ही था उन्होंने। ऐसी बात नहीं थी कि वो ना जाते, हमेशा जाते रहे। तो अब बात यह है कि मगर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो देख के बड़ा परेशान हुआ और वो किया भी डोनाल्ड ट्रंप के लिए जा रहा था। चाइनीज भी डोनाल्ड ट्रंप के लिए कर रहे थे वो परेड शरेड ये भी दोनों जॉनीज ऊपर नीचे हिल रहे थे और उधर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो देख रहा था और अमेरिकन मीडिया उससे पूछ रहा था कि हम दसो एक ही हो रहा है, एक ही हो रहा है। हाँ। तो और सारे कमेंटेटर्स डोनाल्ड ट्रंप को क्रिटिसाइज कर रहे थे। तो ये मुझे नजर आ रहा था कि इतने इंटरेस्ट हैं दोनों के, ये छोटी छोटी बातों के ऊपर अपनी ऑडियंस की तरफ देख रहे हैं और कुछ भी नहीं, और ये सीधे हो जाएंगे और वो हो गए। अब मैंने जब ये कहा ना कि एक कदम उनकी किश्ती में, वही बात हुई। अब ये देखे ना, वो न्यूयॉर्क नहीं जा रहा। दैट्स व्हाई आई सेड कि ये एक कदम जो है अब अमेरिकन बोर्ड के अंदर भी रखेंगे। इवेंचुअली जाके ये इनके मसले हल हो जाएंगे। जैसे ही वो
यूक्रेन के ऊपर रूस के साथ कोई मुकमुका होता है, जिसके साथ मेरा जो तजिया है वो 3-4 महीने लग सकते हैं, 2-3 महीने लग सकते हैं, उस वक्त तक ये रखेगा ये तलवार। तो इवेंचुअली वो भी सेटल होगी और ये भी सेटल होगा और ये वापस चले जाएंगे और एक दूसरे के ये जो 25% ये किया है इसके ऊपर भी एग्रीमेंट हो जाएगी। अभी आपने देखा इंडियन कॉमर्स मिनिस्ट्री के लोग कह रहे हैं कि हमारी तो नेगोशिएशंस टैरिफ के ऊपर अभी तक जारी है। अब आपने कहा कि 1 या 2 माह तक चीजें सेटल होती दिखाई देंगी। उनके कॉमर्स सेक्रेटरी ये कह रहे हैं कि इंडिया आएगा टेबल पर और सॉरी करेगा। क्या इंडिया इस हद तक जा सकता है कि वो माजरत खा? सॉरी नहीं, इंडिया आएगा टेबल पे जाएगा, सॉरी नहीं करेगा। ये गलतफहमी है उनकी कि वो सॉरी करेगा। किस चीज का सॉरी करेगा? कि वो ब्रिक्स में रशियन ऑयल खरीद रहे हैं। सॉरी ना, वो रशियन ऑयल खरीदेगा, डोनाल्ड ट्रंप भी इस बात को मानेगा और ये जो इंडिया के ऊपर एक्स्ट्रा टैरिफ लगे ये भी खत्म होंगे। मगर उससे पहले अमेरिका, रशिया, यूक्रेन के ऊपर कोई ना कोई सेटलमेंट होनी पड़ेगी। फिर वो कह सकता है कि मैंने कर दिया, मैंने जंग खत्म करा दी, मेरे प्रेशर टैक्टिक्स कामयाब हो गए, मैंने कामयाब हो गया हूँ, वाह 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 वाह, अब इंडिया यार तू भी मुझे नॉमिनेट कर दे फॉर नोबेल प्राइज और वापस तुम्हारे टैरिफ। दैट इज द गेम। लेकिन सर ट्रम्प भी हर 2 दिन के बाद अपनी स्टेटमेंट बदल लेते हैं। अभी इस चीज पे कितने दिन वो रहने वाले कि भारत इंपॉर्टेंट कंट्री है या मोदी जी के साथ बहुत दोस्ती है, क्या पता कल सुबह का वोट है तो कुछ और बात कर दें, तो फिर क्या करेंगे आप लोग? आप भरोसा कर सकते हैं ट्रम्प पे? इस बात पे तो आपको भरोसा करना पड़ेगा। कारण ये है कि ट्रम्प साहब नहीं बोल रहे हैं, ट्रम्प साहब को बुलवाया गया है। ट्रम्प साहब ने जब फोटो देखी और ये सब देखी तो ये उनको समझाया गया। यूरोपियन यूनियन के जो लीडर्स थे, जो फिनलैंड के लीडर्स हैं, सारी दुनिया उनको समझा रही है कि जो 25 साल में मेहनत करके हम भारत के साथ रिश्ता बनाए हैं तुम उसको तोड़ने पे लगे हो क्या भैया? तो ये वो चीज है जो वो पलट नहीं सकते, क्योंकि अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट अलॉन्ग विद ट्रेडिंग पार्टनर्स, बिजनेस, एवरीवन सेज कि इंडिया इज इंडिस्पेंसेबल एटलीस्ट फॉर कमिंग 40 से 50 साल। हमारे लिए अच्छा है, हमारे लिए बहुत अच्छा ही है, क्योंकि हमने जैसा कहा ना हम अमेरिका के अगेंस्ट है ना अमेरिका के साथ है, ना हम चाइना के अगेंस्ट है ना हम चाइना के साथ है, हम अपने साथ है और अपने अगेंस्ट नहीं है। बस यही है हमारी फिलॉसफी। आप लोगों का चाइना की तरफ जाना भी तो अमेरिका को मेरे ख्याल फिक्र हो गई, कह रहे ये क्या हुआ है, ये तो शी जिनपिंग के साथ खड़े हुए। अच्छा देखिए आरजू जी, ऐसा है कि ये जो ट्रम्प साहब के और मोदी साहब के बीच में चला, ये तो होना था, इट वॉज ऑलवेज ऑन द कार्ड। तो ये इट वॉज अबाउट द टाइम। अगर इंडिया और यूएस को मिला लें तो ये बड़ी पावर बन जाती है। आप देखिए, ऐसे देखिए, आज देखिए यूएस मेरे ख्याल से 23 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी होगी। इंडिया पीपीपी के टर्म में 10-15 ट्रिलियन है, हम चले 12 भी मान, 10 मान लेते हैं, तो ये हो जाता है 33 ट्रिलियन डॉलर। अगर आप रशिया और चाइना को एक साथ जोड़िएगा तो ये जुड़ करके भी बहुत होगा, तो 22 से 23 ट्रिलियन डॉलर। इंडिया, अब इंडिया को इधर से निकाल के जरा इधर जोड़ दीजिए। चाइना है करीबन 18-20 ट्रिलियन डॉलर, इंडिया है 10 ट्रिलियन डॉलर, 30 ट्रिलियन डॉलर। तो इंडिया जिधर टिल्ट होगा पावर उधर चली जाएगी। पाकिस्तान में कौन है जिसने अब हिंदुस्तान के सामने सरेंडर कर दिया है? That there is a parliament resolution. Every political party of this country is committed to ensure POK, which is a part of India, returns to India. This actually is our national commitment. जब ये बयान सामने आया है, ये इतना बड़ा बयान है और लग ये रहा है कि बहुत जल्द एक जंग होने वाली है। उस जंग में दावा ये किया जा रहा है, इसको भारतीय, इसको POK यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, वो हम हासिल कर लेंगे। पहला ये है कि ऐसी कार्रवाई करेंगे कि पाकिस्तान मजबूर हो जाएगा सोचने पर कि वो दुनिया के नक्शे पर रहना भी चाहता है कि नहीं। ये एक डिक्लेरेशन ऑफ वॉर है। खतरनाक खबर भी है, और वो खबर ये है कि अमेरिका के अंदर, अमेरिका की कांग्रेस में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो नई जंग की काफी खदशात का इजहार किया जा रहा है। भारतीय जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने भी धमकी लगाई है कि जनाब हम फुली तौर पर ऑपरेशन सिंदूर 2 के लिए तैयार हैं। ये एयर बेसिस टारगेट्स होंगे, ये पोर्ट्स टारगेट होंगे, स्ट्रेटेजिक टारगेट्स होंगे, न्यूक्लियर स्टोरेज प्लेसेस पे टारगेट्स होंगे। हमारा जो ईस्टर्न फ्रंट है, यानी जो हमारी मशरकी साइड है, यानी जो भारत की साइड है, वहां पे अब सूरत हाल दोबारा गंभीर होती जा रही है। आप वो कहते हैं सिंदूर 2 आएगा। हिंदुस्तान
अनकरीब अगले 2-3 हफ्ते में दोबारा हमला करने की तैयारी कर रहा है। मुझे पर्सनली पाकिस्तानी हुकूमत पर कोई भरोसा नहीं है। ये लोग लिप सर्विस ज्यादा करना जानते हैं, जिसके ऊपर पूरी दुनिया की नजर है। चाइना मिलना चाहता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ। खान मुत्तकी साहब का दौरा है इंडिया, तो इस वक्त एक इजरायली टीम भी आ रही है हिंदुस्तान को। जो बयानात आ रहे हैं इंडियन चीफ के, एयर चीफ के और इंडियन डिफेंस मिनिस्टर, इंडिया अब रवादारी नहीं दिखाएगा। अच्छा। यानी इंडिया अब लिहाज नहीं करेगा। नमस्कार दोस्तों, अब पाकिस्तान को फिर से डर लगना शुरू हो चुका है। उसका कहना यह है कि इंडिया कभी भी आने वाले 2-3 हफ्तों में ऑपरेशन सिंदूर 2.0 या फिर जो भी कह लो वो जो है वो करने वाला है। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि आने वाले दिनों में इंडिया जो है वो पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सकता है और ये चीज़ इस तरीके से एस्केलेट करेगी कि भाई पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता और फिर इंडिया ऑप्शन ऐसा छोड़ेगा पाकिस्तान के सामने कि भाई आप जो है वो अपनी हैसियत बना के रखना चाहते हो या फिर मतलब कि एज अ कंट्री एज अ पाकिस्तान आप बना के रखना चाहते हो या फिर ऐसा चाहते हो कि नक्शे से आपको मिटा दिया जाए। मतलब ये सारा डिस्कशन हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। देखिए, जयशंकर साहब का पिछले दिनों पीओके को लेकर एक स्टेटमेंट आया था कि इंडिया की हर पॉलिटिकल पार्टी इस चीज़ को लेकर कमिटेड है कि भाई पीओके भारत का हिस्सा है और वो रहेगा। और ये चीज़ अगर आज पाकिस्तान की तरफ से नहीं की गई, मतलब नहीं दिया गया इंडिया को, तो आने वाले दिनों में इंडिया कैसे छीन कर लेगा ये देखने लायक होगा, दुनिया के लिए एग्जाम्पल होगा। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूले। इसके साथ साथ दूसरी खबर, बड़ी खबर ये है कि हमारा जो ईस्टर्न फ्रंट है, यानी जो हमारी मशरकी साइड है, यानी जो भारत की साइड है, वहां पे अब सूरत हाल दोबारा गंभीर होती जा रही है। ये बहुत पहले मैंने अपने व्लॉग्स में आपको बताया था कि हो सकता है पाक भारत जंग का एक नया दौर शुरू हो, भारत एक और एडवेंचर करने की कोशिश कर सकता है। और अब यह बात काफी हद तक वाज़ेह हो गई है कि एक दफा दोबारा पाक भारत जंग छिड़ सकती है। भारत के तरफ से उनके डिफेंस मिनिस्टर जो राजनाथ सिंह है, उनकी तरफ से एक बड़ा ही खतरनाक बयान आया और बयान यह है कि पाकिस्तान को अब सफाई हस्ती से मिटा दिया जाएगा। देखिए, बीजेपी गवर्नमेंट और मोदी गवर्नमेंट का खासा ये रहा है, तो जब ये बयान सामने आया है, ये इतना बड़ा बयान है और लग ये रहा है कि बहुत जल्द एक जंग होने वाली है। उस जंग में दावा यह किया जा रहा है कि आजाद कश्मीर, या जिसको भारतीय, इसको पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, वो हम हासिल कर लेंगे। ये दावा भी किया राजनाथ सिंह ने। लेकिन वैसे उनकी तरफ से भी काफी धमकियां जो हैं वो 1-2 दिनों से देखी जा रही हैं। मसलन उनके भारतीय जो आर्मी चीफ हैं, उन्होंने भी धमकी लगाई है कि जनाब हम फुली तौर पर ऑपरेशन सिंदूर 2 के लिए तैयार हैं और ये हम जल्द करेंगे। और इस दफा पाकिस्तान किसी गलत फहमी में ना रहे, हम ऑपरेशन सिंदूर 1 की तरह इस दफा बर्दाश्त का मुजाहरा नहीं करेंगे, बल्कि इस दफा जो ऑपरेशन होगा वो खतरनाक होगा और पाकिस्तान को ये सोचना पड़ेगा कि उनका जो मुल्क है खुदा न खास्ता वो नक्शे पे रहेगा भी या नहीं। तो खान मुत्तकी साहब का दौरा है इंडिया, और पहला दौरा है गुज़िश्ता 4 सालों में जब से उन्होंने अफगानिस्तान को टेक ओवर किया, वहां की हुकूमत संभाली है। उसके बाद से ये हिंदुस्तान का उनका पहला बाज़ाब्ता दौरा है। बल्कि अगर हम ये कहें तो अभी कुछ अरसा पहले दोनों फॉरेन मिनिस्टर यानी इंडिया के डॉक्टर जयशंकर और अफगानिस्तान के आमिर खान मुत्तकी साहब के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता भी हुआ था, जिस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान क्लैशेस चल रहे थे मई के महीने में। अच्छा, एक तो यह है कि 4 अगस्त 2025 को आमिर खान मुत्तकी साहब ने तकरीबन 2 साल के बाद पाकिस्तान का दौरा करना था, जो मनसूख हुआ। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें, उससे पहले वो 2 दफा पाकिस्तान का दौरा एज ए फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान दौरा कर चुके हैं। इस वक्त क्या सूरत हाल है? अफगान फॉरेन मिनिस्टर का न्यू दिल्ली का दौरा और अफगान तालिबान और इंडियन हुकूमत के दरमियान ताल्लुकात, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक डिबेट है, एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि शुरू में हमने देखा कि इंडिया ने काफ़ी एक साइड ली, उन्होंने अपनी एम्बेसी बंद की और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो शायद उनको लग रहा था कि इनके साथ हमारी बात नहीं बनेगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता से जब उनको लगा कि नहीं, दुनिया उनके साथ बात कर रही है
और कुछ एक्सपर्ट्स ने ये कहा कि इंडिया इसमें लेट हुआ, बट वही वाली बात है कि देर आए दुरुस्त आए। तो उन्होंने राब्ते शुरू किए और फिर हमने वो दिन भी देखा जब विक्रम मिस्री साहब की मुलाकात अफगान डेलीगेशन से हुई और इसके साथ साथ कुछ लोगों ने काबुल का दौरा भी किया। तो ये डेवलपमेंट्स चलती रही। फिर पाकिस्तान का दौरा ना होना और इंडिया जाना, क्या मैसेज है इसके पीछे? इंडिया क्या देख रहा है? क्योंकि इस वक्त अगर हम देखें तो चाइना और रशिया का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है इन अफगानिस्तान। इंडिया क्या उस इन्फ्लुएंस को कम करना चाहता है? इसके साथ साथ इंडिया के बहुत सारे कंसर्न्स भी रहे। सबसे बड़ा कंसर्न उनका ये रहा है कि भाई अफगानिस्तान से लोग यानी कश्मीर के रास्ते इंडिया को डिस्टेबलाइज ना करें। और इसकी मतलब पीछे बहुत सारी चीजें हमने कश्मीर में देखा। फिर वो लोग कुछ पाकिस्तान में रहे और कुछ जो है अफगानिस्तान में भी रहे। तो इस वजह से इंडिया इन चीजों को इससे बचना चाहता था। लेकिन जरा बात करते हैं कि पाकिस्तान और चीन का असर रसूख कम करने की कोशिश या सिक्योरिटी की गारंटी। तालिबान वजीर खारजा का पहला दौरा इंडिया के लिए कितना इंपॉर्टेंट है? सफर पर आयद पाबंदियों में इस्तिस्ना मिलने के बाद अफगानिस्तान में अबूरी हुकूमत के वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी आइंदा हफ्ते इंडिया का दौरा करने वाले हैं और माहिरीन इलाकाई सूरत हाल के तनाजुर में इस दौरे को अहमियत का हामिल करार दे रहे हैं। इंडियन वजीर खारजा के तर्जुमान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मतलब बात के मुत्तकी को दिए गए इस्तिस्ना की तस्दीक की है, लेकिन ये नहीं बताया कि आया तालिबान रहनुमा इंडिया आएंगे या नहीं। लेकिन तालिबान वजीर खारजा के एक एहलकार ने इस बात की तस्दीक की है कि मुत्तकी साहब इंडिया का दौरा करेंगे, ताहम उन्होंने मजीद तफसीलात बताने से गुरेज किया है। अफगान तालिबान रहनुमाओं पर सफरी पाबंदियों की वजह से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से इस्तिस्ना मिलने के बाद ही उसके रहनुमा किसी दूसरे मुल्क का सफर कर सकते हैं।